वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। जैसा कि हम रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे जो कि सैमुएल्सन के द्वारा दिए गया, और मेरी पिछली वीडियो में हमने इसका हाफ पार्ट ही किया था और इस वीडियो में हम इसका जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है उसको करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की जो कुछ एक अजम्पशन स्टडी की थी और डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व किस तरह से होता है वो भी स्टडी किया था। मेरी इस वीडियो में हम इसका फर्दर पार्ट करेंगे। इस डायग्राम में जो ए बी है वो इनिशियल बजट लाइन है और उस पर जो Z पॉइंट है ये कंज्यूमर का मोस्ट प्रेफर बैच है और इस पर जो परपेंडिकुलर बनाए गए हैं CZ और ZD ये जो है कंज्यूमर के जो है मोस्ट प्रेफर्ड बंडल हैं। तो इसी से ही अब हम आगे की जो प्रोसेस है उसको समझेंगे। तो ये वाली जो सिचुएशन है ए बी बजट लाइन की, ये फर्स्ट सिचुएशन है। अब इसकी सेकंड सिचुएशन ये है कि हम अज्यूम करेंगे कि जो X वस्तु है उसकी प्राइस गिरती है। तो X वस्तु की अगर प्राइस गिरती है यहाँ पर तो क्या होगा कि कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी और कंज्यूमर जो है नई बजट लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा जो कि EF है। और ये लाइन जो है इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे जो पॉइंट है उससे क्रॉस हो रही है और ये जो Z पॉइंट था इससे नीचे वाला जो पॉइंट है G पर ये दूसरी बजट लाइन को टच कर रही है। G पॉइंट पर जो है कंज्यूमर या तो फिर इसी पॉइंट तक जो है वो कंजम्पशन करेगा या फिर इस पॉइंट के नीचे जो शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है उसके अंतर्गत ही वो जो है वो कंजम्पशन करेगा। और ऊपर वाले जो बैचेस हैं इसके लिए मतलब G पॉइंट से जो ऊपर के बैचेस हैं ये कंज्यूमर के लिए इंफीरियर हैं, क्योंकि जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो पहले जो कम इनकम थी वो जो है उस समय पर ये Z जो उसकी कमोडिटीज हैं या फिर Z पॉइंट तक जो था वो खरीद सकता था, पर इसके बाद उसकी इनकम बढ़ने के कारण वो ज्यादा कमोडिटीज खरीदेगा X वस्तु की। इस थ्योरी में जो सैमुएल्सन के द्वारा ट्रांसिटिविटी की अजम्पशन दी गई थी, अगर हम उसके अनुसार चलें तो हम देखेंगे कि जो G पॉइंट है वो Z पॉइंट से छोटा है या फिर जो Z पॉइंट है उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है कंज्यूमर को वो जो है वो ज्यादा है G पॉइंट से। और इसका सेकंड केस है कि जो G पॉइंट है वो ग्रेटर है GBF से। GBF जो है आप शेडेड रीजन में देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है वो G पॉइंट से कम है जो कि न्यू बजट लाइन पर है। तो इसीलिए जो Z है वो GBF से जो है वो बड़ा है। इसीलिए हम GBF के दायरे में आने वाले जितने भी बैचेस हैं उन सभी बैचेस को जो है वो रैंक कर सकते हैं जो कि Z के साथ रिलेट कर रहे हैं। इसलिए हम Z पॉइंट से ऊपर आने वाले जितने भी वस्तुओं के बैचेस हैं उसको जो कि कंज्यूमर के द्वारा इग्नोर किए गए उसको भी हम जो है वो रैंक कर सकते हैं। और Z पॉइंट से नीचे आने वाले जो जितने भी वस्तुओं के कॉम्बिनेशन से या फिर बंडल हैं जिनको कंज्यूमर ने रिजेक्ट किया था इनिशियली उसको भी हम रैंक कर सकते हैं। इस डायग्राम में हमने ये सिचुएशन ली कि जब X वस्तु की जो प्राइस है वो गिर जाती है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में हम लेंगे कि जो X वस्तु की प्राइस है उसमें इंक्रीज होता है, तो जो बजट लाइन है वो किस तरह से शिफ्ट करती है। जब X वस्तु की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो इनिशियल बजट लाइन थी वो थी AB लाइन। तो वस्तुओं की जो प्राइसेस हैं X वस्तु की उसमें इंक्रीज आने के कारण जो नई बजट लाइन है वो शिफ्ट होकर KL पर चली जाएगी। सो KL जो है हमारी दूसरी बजट लाइन है। स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया था कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, तो इसी रैशनैलिटी के चलते जो कंज्यूमर है वो या तो Z पॉइंट पर ही स्थिर रहेगा या फिर जो है वो न्यू बजट लाइन पर पॉइंट U पर चला जाएगा और पॉइंट U के जो अंतर्गत आने वाले जितने भी बंडल है उसको खरीदेगा। यदि जो कंज्यूमर है वो U पॉइंट के अंतर्गत आता है तो इसके अंतर्गत आने वाली वस्तु की जितनी भी इकाइयां हैं वो उसको परचेज करने की कोशिश करेगा और इसके अंदर आने वाली ज्यादा से ज्यादा इकाइयों को वो परचेज
करने की कोशिश करेगा। अकॉर्डिंग टू द assumption ऑफ ट्रांसिटिविटी, जो MUN पार्ट है इसका, वो जो है वो U से बड़ा होगा और जो U है वो Z से बड़ा होगा। सो जो MUN का पार्ट है वो भी Z से बड़ा होगा। सो इनिशियली कंज्यूमर को जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही थी Z पॉइंट से, उसके कंपैरिजन में जो U पॉइंट से मिलने वाली यूटिलिटी है वो ज्यादा है। इसीलिए हम जो Z पॉइंट के ऊपर और फिर नीचे आने वाले जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनको रैंक कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम ट्रांसिटिविटी की जो अजम्पशन है उसको फॉलो करें। कंज्यूमर के इसी बिहेवियर के चलते, उनके जो ट्रांसिटिविटी का एटीट्यूड है, इसी बिहेवियर के चलते ये जो रिवेल्ड प्रेफरेंस का एक्सिम है वो हमें अलाउ करता है कि हम यहाँ पर जो है वो इंडिफरेंस कर्व का यूज कर इसको एक्सप्लेन करें। जैसा कि इस डायग्राम में ए बी जो है वो इनिशियल बजट लाइन है और उस पर जो कंज्यूमर है वो जेड बंडल जो है उसको कंज्यूम करता है इनिशियली, और इस पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो कहीं पर जो है वो इग्नोरेंस जोन में भी आ रहा है। और जैसा कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, इंडिफरेंस कर्व की शेप जो है वो या तो कन्वेक्स होगी या फिर कनकेव होगी। तो इसलिए हम पहले जो कनकेव शेप का जो इंडिफरेंस कर्व है उसको देखेंगे। ये कर्व जो है वो बजट लाइन को बिलो से टच कर रहा है और जो अबव से टच कर रहा है बजट लाइन को कर्व, वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो कंज्यूमर के इग्नोर किए गए एरिया में आ रहा है। तो अगर कंज्यूमर जो है वो Z पॉइंट को चूज करता है तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी पॉइंट के दायरे में आने वाले या फिर ए बी जो लाइन है इसके अंतर्गत या फिर इसके ऊपर आने वाले जितने भी वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस है उसको जो है वो कंज्यूमर इग्नोर करेगा। कंज्यूमर जो है अगर Z पॉइंट से कहीं कोई और पॉइंट जो है वो चूज करता है तो वो जो कमोडिटीज है उनको जो है वो उनके बीच में इंडिफरेंट हो जाएगा। सो इंडिफरेंस कर्व के साथ जो टच हो रहा है Z पॉइंट, वो जो है कंज्यूमर का रिवेल्ड प्रेफरेंस है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो Z पॉइंट से कनकेव शेप का नहीं हो सकता है, क्योंकि जो Z पॉइंट से के अलावा जितने भी इग्नोर किए गए जो कॉम्बिनेशंस हैं उन सभी को रैंक कर दिया जा चुका है और वो जो रैंकिंग है उनको इंफीरियर माना जा चुका है। सो जो इंफीरियर है ये इसकी रैंकिंग है, मतलब इनको जो है वो इंफीरियर कैटेगरी में डाल दिया गया है जो इग्नोरिंग जो कॉम्बिनेशंस हैं। इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व की यहाँ पर एक पॉसिबल शेप आ सकती है वो सिर्फ जो है वो कन्वेक्स शेप आ सकती है, जो कि डॉटेड लाइन में आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने आपको रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जो है वो डायग्राम के माध्यम से समझाए हैं, तो अब हम इसका लास्ट और पॉइंट करेंगे जो कि है क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है वो है कि सैमुएल्सन जो है वो इंडिफरेंस कर्व को जो है वो एडमिट नहीं करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के लिए। सैमुएल्सन ने इंडिफरेंस कर्व को जो है वो रिजेक्ट किया अपनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की जो अप्रोच है उसको इंट्रोड्यूस करके। उनका मानना है कि जो कंज्यूमर है वो सिर्फ एक ही जो उसका वस्तुओं का बंडल है जिसको वो पहले चूज करेगा वो उसी पर ही रहेगा, वो अदर किसी भी पॉइंट पर नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है इंडिफरेंस कर्व का यहाँ पर महत्व नहीं है। इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व को सैमुएल्सन ने रिजेक्ट किया, इसी से ही उनका क्रिटिसिज्म बहुत ही सारे इकोनॉमिस्ट ने किया, जिसमें से एक J.R. हिक्स हैं। इन्होंने बाद में जो अपनी नई थ्योरी दी थी रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, उसमें जो है इन्होंने जो है वो वीक ऑर्डरिंग का जो इंट्रोडक्शन किया है और सैमुएल्सन को जो है वो क्रिटिसाइज किया है। सेकंड जो इसमें क्रिटिसिज्म था वो जो क्रिटिसिज्म था वो रिवेल्ड प्रेफरेंस जो एक्सिम दिया था सैमुएल्सन ने उसको लेकर किया गया। इसमें कहा गया
कि जो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस हैं अगर उसको लार्ज नंबर में देखा जा सकता है, या फिर जो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस हैं उसको लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में देखा जा सकता है, तो यहाँ पर जो है वो इंडिफरेंस कर्व को इमर्ज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और सैमुअलसन ने इंडिफरेंस कर्व जो अप्रोच है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस का थर्ड जो क्रिटिसिज्म है वो कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर किया गया था। इसमें कहा गया कि अगर कंज्यूमर जो है वो किसी वस्तु की जो एक कॉम्बिनेशन है उसको चूज करता है, तो कंज्यूमर बिहेवियर के अनुसार ये पॉसिबल है कि वो जो उसके चूज किए गए जो कॉम्बिनेशन है उनमें इंडिफरेंट हो। अन्य शब्दों में कि कंज्यूमर जो है अपनी सेम लेवल की जो सेटिस्फैक्शन को सैक्रिफाइस करके किसी दूसरी वस्तु की जो अमाउंट है उसको इमर्ज करेगा, तो इसमें जो उसका इंडिफरेंट का जो लेवल है वो इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का जो फोर्थ पॉइंट है क्रिटिसिज्म का वो ये है कि जो सैमुअलसन है उन्होंने जो गिवन गुड्स जो होती हैं उनके केस में जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो चेंज होता है, इस केस में उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, इस पर भी उनका क्रिटिसिज्म किया गया। गिफन पैराडॉक्स का जो केस है वो तब उत्पन्न होता है जब जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। इस केस में जो डिमांड होती है वो प्राइस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है इसके बारे में। हमने प्रीवियस जितनी भी डिमांड की थ्योरीज पढ़ी है उसमें जो गिफन पैराडॉक्स है उसको समझाया गया, और जबकि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है ये भी डिमांड थ्योरी का ही एक पार्ट है, तो इसमें जो है गिफन पैराडॉक्स को जो है वो इग्नोर किया गया। इस वजह से भी इसका क्रिटिसिज्म हुआ कि जो गिफन पैराडॉक्स था इसको भी जो सैमुअलसन है उनको समझाना चाहिए था। सो इसी के साथ ही आप सबका बहुत ने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो के लिए दिया। Thank you so much.